हेलो दोस्तों। आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं लाइव इंटरव्यू की। और इस इंटरव्यू में अब हम हर हफ्ते देश के किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से, नामचीन व्यक्ति से, जो हमारे देश को और उनके नागरिकों को के उनके जीवन में रंग भरना चाहता है, उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे, बात करेंगे आपके जीवन के अंदर खुशियाँ भरने के लिए। कड़ी में उसी कड़ी में आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे दिल पर, क्योंकि हमारे जो शरीर का सबसे मुख्य अंग है वह दिल है। और दिल है तो जीवन है। और इस दिल को अगर देखा जाए तो साहित्य में बहुत बड़ा स्थान दिया है, संस्कृतियों ने बहुत बड़ा स्थान दिया है, कवियों ने, शायरों ने दिल को बहुत बड़ा स्थान दिया है। तो एक कड़ी जो आज हमने शुरू की है दोस्तों, ये जो श्रृंखला शुरू हुई है आज से, ये लंबी जाएगी। और इसमें शुरुआत हम बहुत ही अच्छे व्यक्ति के साथ इंटरव्यू लेकर कर रहे हैं, जो मेरे पसंदीदा हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और एक कवि हृदय डॉक्टर है, एक ऐसे चिकित्सक जिसका दिल बहुत कोमल है। उनसे हम मिलेंगे। और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और अपने रिश्तेदार जो कि इंदौर के आसपास रहते हैं, अगर उनको कोई हृदय की समस्या होती है तो उन्हीं से मिलने के लिए कहता हूँ कि मुझे उन पर बहुत भरोसा है, क्योंकि वो थोड़े इंसानियत के लिए जो आजकल चल रहा है, इतना सारा डॉक्टर हम लोग बदनाम हो रहे हैं, उसमें वो एक बहुत ही शानदार नाम है जो कि इंसानियत की बहुत फिक्र करते हैं। तो हम आज मिलेंगे हमारे बहुत ही प्यारे सर से, डॉक्टर भरत रावत सर, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है मैदानता इंदौर में, और लाइफ गाइड भी हैं, जो कि जीवन के पाठ भी पढ़ाते हैं हम लोगों को। और हम आम मैं आज उनसे सर से बात करूंगा। और जो बात का मेरे जो सवाल होंगे वो एक आम जो रोगी, एक आम व्यक्ति जो सोचता है हार्ट अटैक के बारे में, उससे डरता है, उससे मुतालिक होंगे। एज ए डॉक्टर मेरे सवाल नहीं होंगे। तो सर का इंट्रोडक्शन तो मैंने करवा दिया। तो सर, आपका स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू, लिए। थैंक यू डॉक्टर और अब्रार। जी सर, आपको मतलब प्रत्यक्ष देखे हुए तो 2 साल के करीब होने वाले हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष हम लोग मिलते रहते हैं। तो सर, आज हमारी जो मीटिंग है, आज शुरुआत हम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा एक आम व्यक्ति के नज़रिए से ही है कि आप हम आम लोगों को बताएं कि ये हार्ट अटैक होता क्या है सर। तो डॉक्टर अब्रार, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो दिल है, ये हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में करीब करीब सेंटर में होता है, थोड़ा सा बाईं तरफ ज़्यादा होता है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो दिल है इसके ऊपर छोटी छोटी नलियां होती है। ये नलियां हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो अगर कभी इन नलियों में कुछ क्लॉट जम जाए, जिससे कि ये पूरी की पूरी नलियां बंद हो जाए, तो उससे हृदय के एक भाग को क्षति हो जाती है। उस हृदय के उस भाग को क्षतिग्रस्त होने को हम हृदयघात कहते हैं। सर, एक सवाल एक आम व्यक्ति के मन में भी आता है कि हार्ट तो पूरे शरीर का ब्लड को पंप करता है और हमेशा ब्लड से भरा हुआ होता है, तो क्या वह उस ब्लड का यूज नहीं कर सकता। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। और वास्तव में बात सही है कि दिल की कई परतें होती है, और सिवाय बहुत ही अंदर की परतों के बाहर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उनको खुद को खून की सप्लाई के लिए ये खून की नलियों का, ब्लड का अच्छी तरह से फ्लो करना बिल्कुल आवश्यक है। और ये 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर की छोटी छोटी नलियां होती हैं दोस्तों, जिसमें ब्लॉकेज जब 100% हो जाता है। देखिए, मैं आपको बार बार एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि ब्लॉकेज 100% होने पर ही हृदयघात आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि सभी ब्लॉकेज से हृदयघात नहीं होता है, सभी ब्लॉकेज से हार्ट अटैक नहीं होता है, मृत्यु नहीं होती है। बहुत कम ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं जो एकाएक ज्वालामुखी की तरह फटते हैं और वहां पर क्लॉट बन जाता है और वो पूरी नस अवरुद्ध हो जाती है, तब जाके हृदयघात होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मेरे और आपके और कई हमारे साथियों के दिलों में बहुत सारी अलग अलग जगहों पे ब्लॉकेज हो सकते हैं, और उनमें से कोई एक ब्लॉकेज कभी जाकर एकाएक जब वो प्लाक रप्चर होता है और वहां पे प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, तो पूरी की पूरी आर्टरी बंद हो जाती है और तब जाके हृदयघात होता है। तो आज आपने ये बात जानी कि ब्लॉकेज
होते हैं, लेकिन कौन सा ब्लॉक कब फटेगा, कौन सा ब्लॉकेज अनस्टेबल है और कौन सा स्टेबल है, ये हमें नहीं पता होता। बहुत कम ब्लॉकेज अनस्टेबल होके हृदयघात पैदा करते हैं। वैसे जो 60 या 70% जो ब्लॉकेज हमें एंजियोग्राफी में पता चलते हैं वो अटैक नहीं लाएंगे, लेकिन अगर वो 60 या 60% 100 में कन्वर्ट हो जाए ब्लास्ट होके, तो वो हृदयघात में का कारण बन सकते हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर अबरार कि 30% 40% के भी ब्लॉकेज ऐसे हो सकते हैं जो कभी एकाएक फट के 100% हो जाए, और दूसरी तरफ एक 70 और 80 और 90% का ब्लॉकेज हो सकता है जो 2 साल 5 साल 10 साल तक वैसा ही शांत पड़ा रहे। जिस तरह से कि हम ज्वालामुखियों को देखते हैं कि कुछ ज्वालामुखी फट जाते हैं जल्दी जल्दी और कुछ बहुत सालों तक शांत रहते हैं। इसीलिए सारे ब्लॉकेजेस का बहुत जल्दी पता करना बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं होता है। और मैं ये बात कई बार अपने मरीजों को बताना चाहता हूं कि दुर्भाग्यवश बात यह है कि साइंस में, मेडिकल साइंस में जो डायग्नोस्टिक तरक्की है वो ज्यादा हो गई है, और जो थेरापेटिक तरक्की है कि हम उसका कुछ कर पाए, उस इंफॉर्मेशन को हम कुछ उससे कुछ लाभ उठाकर मरीज का इलाज कर पाए। एलोपैथी में डायग्नोसिस ज्यादा है, इलाज उतना अभी नहीं पहुंचा है, और इस ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से कई बार मरीज फंस जाते हैं, क्योंकि वो जांच तो कराना चाहते हैं लेकिन वो जांच करने के बाद डॉक्टर्स को ये नहीं पता होता कि अब इसका इलाज क्या करा जाए। सर एक एक आम चीज होती है, जब पेशेंट लेटा होता है, एक आम आदमी बेचारा वो लेटा होता है, इसकी एंजियोग्राफी चल रही होती है किसी अच्छे सेंटर पर, और वहां उससे बोला जाता है कि आपकी जो फलानी नस है ये 60% ब्लॉक है, तो क्या इसमें हम स्टेंट डाल दें, क्या छल्ला डाल दें? तो सर वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे छल्ला डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए, या अगर डलवा ये ले एक तो बेहतर है? बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है डॉक्टर अबरार। सबसे पहले सभी को ये समझना चाहिए कि अगर तो ये हृदयघात एक्यूट हार्ट अटैक की सिचुएशन है, तो एक्यूट हार्ट अटैक की सिचुएशन में तो नस या तो 100% बंद होगी या 95% या 99%, और ऐसी स्थिति में एंजियोप्लास्टी करना एक उचित इलाज है। और कई बार, हमेशा तो नहीं, कई बार एंजियोप्लास्टी करने से मरीजों की जान बचाई जा सकती है। तो वो हो गया ऐसे मौके पर जिस वक्त उसी क्षण मरीज को हृदयघात आया हुआ है, और जब हृदयघात के वक्त आप एंजियोग्राफी करते हो तो ये मान के ही चलते हो कि चलिए अब हमको अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एंजियोप्लास्टी उस वक्त करेंगे। लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब उस वक्त तो मरीज को हृदयघात नहीं हुआ है, लेकिन मरीज को पहले कभी हार्ट अटैक हुआ था, या अभी जनरल चेकअप के अंदर उसको पता पड़ा कि कुछ ब्लॉकेजेस आ गए हैं। तो अब ऐसे मौके पे तुरंत ही एंजियोप्लास्टी करना हमेशा जरूरी नहीं होता है, और इस बारे में आराम से बातचीत करी जा सकती है कि एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास सर्जरी करें या दवाइयों पर ही रखा जाए। तो इस चीज का निर्धारण जो है उस पर निर्भर करता है कि कितने प्रतिशत ब्लॉकेज है, वो आर्टरी के शुरुआत में है कि आर्टरी के आखिरी भाग में है, और मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और कितनी नलियों में ब्लॉकेजेस है, और कैल्शियम की मात्रा कितनी है। कैल्शियम की मात्रा अधिक होने से एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। मल्टीपल जगह पे ब्लॉकेजेस हो तो स्टेंट की जगह बाईपास सर्जरी बेहतर है। डायबिटीज अगर है तो शायद बाईपास सर्जरी थोड़ी बेहतर है। और इसी तरह से अगर मरीज के पास पैसों की समस्या है और वो बार बार इलाज नहीं करा सकता है तो शायद सर्जरी बेटर है बजाय कि स्टेंट लगाया जाए, क्योंकि करीब 8 से 10% मरीजों को स्टेंट लगाने के बाद दोबारा तकलीफ हो सकती है। सर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत सारे लेकिन वो आपकी बातों से निकलते जा रहे हैं। सर जैसे कि एक व्यक्ति ने एंजियोग्राफी करवाई और उसको बता दिया कि आपके ये नसें ब्लॉक है, अब वो उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि पता नहीं मेरी, और ऐसा कई बार होता है सर। जैसे एक पेशेंट ने यहाँ पे जांच करवाई, फिर वो अपोलो हैदराबाद गया, एक ये ट्रू केस है, तो वहां पे उन्होंने बताया कि आपको 3 ब्लॉक की जगह कोई भी ब्लॉक नहीं, 0 ब्लॉक। तो सर क्या ये एंजियोग्राफी क्रॉस चेक करवाना चाहिए, या बार बार करवाने से इसमें क्या क्या नुकसान है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो जो प्रोसेस है उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो क्या क्रॉस चेक ये बात करवाएं आपकी या कैसे करवाएं? ये बात आपकी बहुत अच्छी है वास्तव में। देखिए दोस्तों, सही बात यह है कि मुझे लगता है सबसे बड़ा जुआ आदमी 2 ही वक्त खेलता है, या तो शादी के वक्त या तो डॉक्टर चुनते वक्त। ये तो अब आपको भरोसे की बात है, आप अपने जब डॉक्टर को चुने तो उस पर भरोसा करें। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस तरह के केसेस बहुत बार गलत तरीके से रिपोर्टेड होते हैं। इसकी संभावना बहुत 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 कम है कि आपको किसी व्यक्ति ने कहा कि 3 ब्लॉकेजेस हैं और तीनों टाइट ब्लॉकेजेस हैं, और कोई डॉक्टर कहे
कि ब्लॉकेजेस है ही नहीं। कई बार है ना, समझने में और बोलने में थोड़ी सी वो हो जाती है, क्योंकि वो संभावना नहीं है, क्योंकि सभी मरीजों के पास अपने सीडी दी जाती है और आजकल हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से डिजिटली रिकॉर्डेड होती है। तो इस तरह की गलत चीज़ तो नहीं कही जा सकती। और कई बार मरीज आके हमसे कहते हैं कि हम दोबारा जांच कराना चाहते हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ मत कराएं दोबारा जांच। अच्छा, मतलब एक अगर वो जांच है तो वो प्रॉपर है, अगर उसका सीडी वगैरह सब दिया गया है तो उसमें चेक हो जाएगा। बिल्कुल। यस सर। तो सर ये अब अपन वापस से टॉपिक पे आते हैं कि जो हार्ट अटैक का डर है, ये सर ये डर की जो पीछे मनोविज्ञान है वह आपके नज़रिए से क्या है? क्योंकि सर आप भी जब हम पढ़ते हैं उस टाइम बोलते हैं सेकंड फोबिया किसी स्टूडेंट को हो जाता है, उनको अटैक है और ये सब फोबिया क्रिएट होता है सर। तो इस फोबिया के पीछे मूल मनोविज्ञान क्या है और आप अपने आप को इस डर से कैसे बचा के रखते हैं? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और आपने सीधे मुझ पे ही पूछ लिया कि आप खुद इसका क्या ख्याल रखते हैं। ये बात सही है दोस्तों। देखिए, पहला तो आप ये समझें, सारे छाती के दर्द दिल के दर्द नहीं होते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया, सारे ब्लॉकेज भी हार्ट अटैक नहीं करते हैं। तो सारे छाती के दर्द, कितने प्रतिशत छाती के दर्द के मरीज इमरजेंसी में आते हैं? उनमें से 15% को हार्ट की डिसीज निकलती है। ये अमेरिका का डेटा है, हिंदुस्तान का तो छोड़ दें। 15% लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम निकलता है, मतलब 6 में से 1 को, जिसको छाती में दर्द होता है। और मेरे पास जितने मरीज आते हैं उनका भी यही हाल है। 10 में से 1 या 2 मरीजों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है। 8 को तो मैं कहता हूँ प्रभु को धन्यवाद दो, डांस करते हुए घर जाओ, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उन 8 का मूड खराब हो जाता है। जिसको कहा जाए कि भैया आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी मूड खराब हो जाता है। अच्छा जी, कुछ नहीं निकला। तो दोस्तों, बात यह है कि कई बार हम वास्तव में कार्डियोफोबिया कहते हैं इसे। आपके किसी मित्र को हार्ट अटैक हो गया, आपने किसी का अखबार में पढ़ लिया, व्हाट्सएप पे किसी ने सुन लिया, बैठे बैठे ऐसे ही। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छाती के दर्द दिल के दर्द नहीं होते। तो ये मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके छाती में किसी एक कोने में दर्द है, आप बोले हाँ डॉक्टर साहब देखो यही दुखता है, थोड़ा नीचे आ दुखा, तो किसी पॉइंट पर एक सिक्के के भाग के अगर एरिया में अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों आप ये समझ लो ये दिल का दर्द नहीं है। दूसरा, ये देखिए, मैं अपने ओपीडी में ये रखता हूँ, शायद आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन इस पर लिखा है चलें और देखें। चलें और देखें से तात्पर्य यह है कि वॉक एंड वॉच, कि अगर आपको चलने से छाती में दर्द होता है और रुकने से ठीक होता है, इसका मतलब आपको ये देखिए, आप दिख रहा है आपको, चलें और देखें। जी यस तो सर यस। चलें और देखें, मैंने अपने ये ओपीडी में बोर्ड लगा रखा है। और इसका मतलब यह है कि अगर आपको 40 मिनट में 3 किलोमीटर चलने पे आपका चेहरा ऐसा रहता है, इसका मतलब आप ठीक हो। और 40 मिनट में 3 किलोमीटर के बाद आपका चेहरा ऐसे हो जाता है, इसका मतलब आप कुछ गड़बड़ हो। तो आपको, अगर प्राय सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, सबसे अच्छी जांच, सबसे सिंपल जांच ये हो सकती है वॉक एंड वॉच, चलें और देखें, जिससे कि आपको ये पता पड़ जाए कि आपका दिल बाय एंड लार्ज ठीक है। जो दर्द चलने से होता है और बैठने से ठीक हो जाता है, वो दिल का दर्द है। और जो बैठे बैठे ही होता है और चलने से तकलीफ नहीं दे रहा है, वो दिल का दर्द नहीं है। और आपको ये चीज जरूर आपको पक्का करना चाहिए, कहीं आप बहुत ज्यादा चिंतित तो नहीं हो। बहुत सारे लोग बाग बहुत मोटी मोटी फाइल लेके घूम रहे होते हैं, एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, उनको संतुष्टि नहीं होती है। और मैं तो देख ही लेता हूँ, जितनी मोटी फाइल उतना उम्मीद है कि इसको कोई रोग नहीं है। सर ऐसा वो कहते हैं ना कि 3 या 4 बार अटैक आता है, आम आदमी ऐसा बोलता है 3 बार अटैक आता है, तो अगर उसको 20-25 बार अटैक आ गया है तो मतलब वो अटैक नहीं है। नहीं, वैसा एक फोबिया होता है जब एंजाइटी का अटैक होता है, उसमें भी सर एकदम सांस लेने में दिक्कत होती है, चेस्ट में पेन होता है, उसको भी ये लोग आम व्यक्ति समझ लेता है अटैक, और किसी ऐसे अस्पताल में चला जाता है जहाँ पे उसको अटैक का रोगी घोषित भी कर दिया जाता है। और सर एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आजकल मतलब दो चीजें बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के लक्षण से, क्योंकि वो जब नेट पे पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, तो उस लक्षण को अपना, जिसको साइबर साइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, कि नेट पे कोई चीज पढ़ी और उसको अपने अंदर महसूस करने लगे। तो सर एक मैंने देखा कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, क्योंकि ये जो गर्दन की नस है इसकी नस दबेगी तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड में पेन जाएगा, तो उन्होंने नेट पे देख रखा है लेफ्ट हैंड में अगर पेन जाए तो अटैक हो सकता है। उसमें सर एक पेन यहाँ से यहाँ भी आता है, तो मैंने देखा है कि एक तो एंजाइटी का अटैक और एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये दोनों भी, इन दोनों से लोग बहुत डर के अटैक की तरफ अपने आप को समझते हैं कि हम अटैक के रोगी हैं।
तो सर ऐसे कौन कौन से छोटे छोटे से लक्षण हैं जो एक आम व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो अटैक नहीं है? जैसे अभी आपने बताया कि अगर चलने पर दर्द हो तो अटैक है, बैठे बैठे हो तो नहीं है, एक सिक्के के देखिए, बराबर कहीं से इसका दर्द हो। सीधा एक और उत्तर यह है कि अगर आपके फैमिली में कई लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक नहीं हुआ है, कम उम्र से तात्पर्य यह है कि 55 वर्ष से कम पुरुष रिश्तेदारों में और 65 वर्ष से कम आयु में महिलाओं रिश्तेदारों में, आपकी मम्मी हो या बहन हो, अगर इससे कम उम्र में किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ है और आपको डायबिटीज नहीं है और आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो बाय लाज आप सोच लो कि आप ठीक ही हो। इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि आपको सडनली 40 या 50 साल के अंदर अटैक हो जाने वाला है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, आप चल के रोज देखें, तो आप मेरे पास आओगे तो मैं आपका टीएमटी साल 2 साल में एक बार करूंगा, दूसरी जांचें आप ही कर सकते हैं। लेकिन आपको मन में डाउट है तो आप सवेरे उठे और 40 मिनट में 3 किलोमीटर ही तो चलना है, इससे अच्छी जांच क्या हो सकती है। जब आप कई बार मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बीच बीच में लंबा सांस लेना पड़ता है, ऐसा लगता है कि मेरे फेफड़ों में सांस नहीं आ रही है, और मैं 2-3 बार लंबा सांस लेता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, ये बिल्कुल 100% आपको मानसिक एंजाइटी का लक्षण है ये। और आपको कई बार मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। लोगों को एक डॉक्टर को और एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने में शर्म नहीं आती है, बड़ा अच्छा लगता है, डॉक्टर रावत को दिखा रहा हूँ, मेदांता अस्पताल में जा रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ, लेकिन एक मनोचिकित्सक को दिखाने में हमें कई बार शर्म महसूस होती है, और यही हमारे कई परेशानियों का और दुख का कारण है। तो सर एक अभी जैसे जो मानसिक अशांति वाला एक निकल गया है, क्वेश्चन तो बाद में था लेकिन अभी मैं पूछता हूँ। सर जैसे एक आम व्यक्ति फिल्मों में देखता है कि किसी को कोई टेंशन आई, किसी बिजनेसमैन कोई है फिल्म का हीरो, उसको उसको लॉस हुआ एकदम से, उसको किसी ने खबर सुनाई, वो एकदम अपना हाथ सीना पकड़ लेता है। और सर या किसी जो हीरोइन है वो हीरो के साथ उसने शादी कर ली है, उसकी खबर जैसे उसके पापा को पता चलती है वो भी अपना सीना पकड़ लेते हैं। तो सर क्या ये जो एकदम जो मानसिक आघात लगते हैं या टेंशन होती है, फोबिया होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या सर ये अटैक का कारण बन सकते हैं? और तो अगर उसका बन। उत्तर है प्राय नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ताकोसुबो एक बीमारी है जो जापान में डायग्नोस हुई थी, जो बहुत रेयर है, जिसमें ऐसा होता है कि एक सडन इमोशनल ट्रॉमा से थोड़ा सा हार्ट कमजोर होता है, लेकिन वो भी ट्रांसिएंट होता है, उसमें भी एंजियोग्राफी करते हैं तो नॉर्मल आती है, ब्लॉकेज नहीं होते हैं, और वो बाद में ठीक हो जाता है। तो उसको ताकोसुबो बीमारी के नाम की संज्ञा दी जाती है, लेकिन प्राय इस तरह से नहीं होता है कि सडन कुछ ऐसा हुआ। अब बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि किसी को ऑलरेडी पहले से हार्ट की बीमारी हो और किसी एक्साइटमेंट की वजह से उसको कोई धड़कन उसकी खराब हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हम इन लक्षणों को छोड़ना भी नहीं चाहते। डॉक्टर अब्रार, मैंने देखा है मरीजों को अपने लक्षणों से ही मोहब्बत हो जाती है, उनको अपने लक्षणों का बयान करने में क्या आनंद मिलता है। मतलब आप कई बार, मुझे लगता है, अपने दुखों से, अपनी पीड़ाओं से, अपनी तकलीफों से ही मोहब्बत कर बैठते हैं, और उसका भी एक एडिक्शन होता है, उस कीचड़ का एडिक्शन है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कीचड़ से मोहब्बत ना करें। कीचड़ से मोहब्बत करके बैठेंगे तो ना डॉक्टर अब्रार, ना मैं, ना कोई और आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। आपकी इच्छा होनी चाहिए, नहीं मुझे बाहर निकलना है, मुझे ठीक होना है, तो हम सब आपकी ध्यान रखने के लिए तैयार हैं। बहुत छोटी छोटी बातों से आप अपना बहुत फायदा कर सकते हैं। सर एक और था, मतलब एक जान बचाने वाला एक सवाल है लोगों का, कई लोगों की जान बच सकती है इससे। तो बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट आप देखें तो आपके शहर में भी आप लोग इतने अच्छे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट गिनती के होंगे जिसे उंगलियों पे गिना जा सकता है। छोटे शहरों में तो है ही नहीं, वो सब बड़े शहरों में चले जाते हैं। कस्बों में भी नहीं है, गाँव में तो आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते कार्डियोलॉजिस्ट को। अब सर किसी गाँव में मतलब अचानक से अटैक आया, उससे ये सब अब जो लक्षण आपने बताए वो उसको दिख गए, तो सर वैसे क्या दवाई खा ले? जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, बहुत सस्ती आती है, उसको कौन सी ऐसी दवाई अपने घर में ये रखना चाहिए बहुत अच्छा हर व्यक्ति प्रश्न है। को? अगर आपको एकाएक छाती में तेज दर्द हुआ और छल छल पसीना है और घबराहट हो रही है, किसी एक वयस्क व्यक्ति को ये 3 लक्षण हो दोस्तों, एकाएक तेज छाती में दर्द हुआ, पसीना है और एकाएक घबराहट हो रही है, तो इसको हृदयघात का लक्षण माना जा सकता है। और ऐसे मौके पे 150 मिलीग्राम की 2 एस्प्रिन की गोली या 300 मिलीग्राम की एक, उसको एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, किसी भी नाम से, अगर सॉल्युबल नहीं है तो थोड़े से पानी लेकर उसको चबाकर और उसको ले लिया जाए, इससे हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। रिस्क रिडक्शन इन मोर्टेलिटी बाय 25% जस्ट बाय टेकिंग 2 टैबलेट्स ऑफ एस्प्रिन और डिस्प्रिन, 150 मिलीग्राम की 2।
और उसके बाद में सबसे नजदीक जगह पे आजकल ईसीजी हो जाता है। और एक बात कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि गांव में और छोटी जगहों पे कई बार आपको डॉक्टर्स की समस्या होती है, लेकिन फिर भी मैं वहां पर जो कार्यरत छोटे डॉक्टर्स हों या कंपाउंडर हों या नर्सेस हैं या पूरे क्वालिफाइड या सेमी क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हों, लेकिन मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अपनी नॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन से वो लोग भी बहुत सारी जाने कई बार बचा लेते हैं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप किसी एक लोकल डॉक्टर को आपको जानना चाहिए जिस पे आप भरोसा कर सकें, उसको जाके बताएं। और फिर आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसी कोई रात नहीं होती कि मेरे पास कहीं गांव से या दूर से फोन नहीं आता है कि डॉक्टर साहब मैंने आपको एक ईसीजी भेजा है, एक गांव का पेशेंट है, उसका ये ईसीजी देख के बता दो मैं क्या इलाज करूं। और मैं तुरंत व्हाट्सएप पे ईसीजी देखता हूं और उसको फोन पे गाइड कर देता हूं। पर आप ही अगर मुझे फोन करोगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने किसी भी लोकल डॉक्टर या नर्स या कंपाउंडर को दिखाओ और उनसे कहो कि आप किसी एक क्वालिफाइड डॉक्टर से वो फोन पे ही बात कर लें। और बहुत सारी चीजें हम फोन पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईसीजी करके देख सकते हैं, बीपी चेक करके, सैचुरेशन चेक करके, और बहुत सारी चीजें करीब करीब वही इलाज जो हम यहाँ कर रहे हैं हम आपके लोकल एरिया में भी करा जा सकता है। तो सर एक चीज ये कि जो जिसको अटैक आया है वो तो चलो ठीक है, वो बेचारा परेशानी में है। जो साथ वाले उनको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए? कई बार मैंने देखा कि साथ वाले बोलते हैं चलो चलो, उसको चलवा रहे हैं या फिर वो सीढ़ियाँ चढ़वा रहे हैं। तो उनको सर क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी ज्यादा वो बचा सके, और क्या क्या कर सकते हैं उसकी जान ये बचाने के लिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने प्रारंभिक लक्षणों को भी इग्नोर ना करें। बहुत सी बार खासतौर से महिलाएं, नहीं ये तो एसिडिटी होगा, गैस होगा, हम क्यों तकलीफ दें बच्चों को। तो दोस्तों, हृदयघात के वक्त शुरू का जो 1 घंटा 2 घंटे का पीरियड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात यह है कि एम्बुलेंस का इंतजार ना करें, एम्बुलेंस मत बुलाएं। अगर आपका मरीज को आप अपनी गाड़ी में रख सकते हो तो आप मरीज को गाड़ी में रखें और दौड़ा के नजदीक के किसी अस्पताल में लेकर जाएं, और बजाय इसके कि आप सोचो कि कोई एम्बुलेंस आएगी घर पे और आपको। तीसरी बात यह है कि मरीज को जहां तक हो सके खुद को परिश्रम ना कराएं। मेरे खुद के एक परिचित व्यक्ति हैं जो कि सेकंड फ्लोर पे थे, उनको लोगों ने कहा कि हम आपको लिफ्ट से ले आते हैं, वो पैदल नीचे आए और रास्ते में उनकी डेथ हो गई, और वो 42 ईयर्स के थे। मुझे बहुत दुख हुआ। तो कई बार आप है ना, थोड़ा सा हम लोग क्या होता है, डिनाइल होता है कि नहीं यार मैं तो एकदम अच्छा हूं, मुझे कैसे हो सकता है। ये डिनाइल में नहीं रखिए। देखिए आपका बेस्ट डॉक्टर यहाँ पर है और ऊपर वाला यहाँ पर है, तो डॉक्टर को भी नहीं पता है तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, इतना तो डरो भी मत। अल्टीमेटली तो मैं 150 साल का किसी को देखता नहीं हूँ। ये तो शरीर नश्वरी है, ये तो आपको छोड़ के जाएगा ही। कहाँ कहाँ बचेंगे आप। हार्ट के डॉक्टर्स को हार्ट अटैक हो सकता है और कैंसर के डॉक्टर को कैंसर हो सकता है, और दोनों से बच जाओगे तो कोरोना हो सकता है, नहीं तो कोई बेवकूफ पीछे से ठोक देगा तो रास्ते में ही आप ठुक जाओगे। तो अल्टीमेटली तो भगवान को कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना है। हमसे जितना हो सके हमको अपनी जीवन शैली ठीक रखनी चाहिए, और ठीक उचित सलाहों का आप फॉलो करें। और व्हाट्सएप और इंटरनेट और इस तरह के दूसरे लोगों से राय ले लेकर अपने मन की शांति खराब ना करें। मुझे लगता है विचाराघात से ज्यादा लोग परेशान हैं बजाय कि हृदयघात के। तो अब मैं अपनी टॉक्स में कहता हूं, मोर पीपल सफर फ्रॉम थॉट अटैक्स देन हार्ट अटैक्स। सर एक जैसे कि हम डर तो नहीं रहे, लेकिन पहले से प्रिकॉशन रख लें कि ये नहीं करना है, तो उस पर अपन अभी आएंगे सर बाद में। सर अगर हमें हमारे किसी रिलेटिव को या हमें ही हो, तो हमें किन अस्पतालों को चुनना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो उसमें कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली इंडिया में। तो सर देखिए ऐसे मैं कौन? आपको एक बात फिर कहना चाहता हूं कि अधिकतर हार्ट अटैक के मरीजों को बहुत ज्यादा ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर एक ट्रेन बेसिक डॉक्टर है, वो जो ईसीजी देखकर हार्ट अटैक को डायग्नोज कर सकता है, और अगर उसको डाउट भी हो तो वो शेयर करने में शर्म ना करे। तो आपको एक ऐसे अस्पताल जाना है दोस्तों, सबसे पहले जहां पर 24 घंटे ईसीजी की सुविधा हो। फर्स्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके में कौन सी ऐसी जगह है। आप अभी पता करें कि कौन सी ऐसी जगह है जहां 24 घंटे ईसीजी की सुविधा है। दूसरी बात कि जहां पर आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर सकें कि आप अगर आवश्यकता पड़े तो एक सीनियर डॉक्टर से आप रात को किसी भी समय आप सलाह ले सकें। और तीसरा यह है कि अगर संभव हो तो वहां पर इमरजेंसी केयर करने की एक सुविधा हो, जहां पर एक आईसीयू, बेसिक आईसीयू केयर की सुविधा हो, मॉनिटर हो, और एक मशीन होती है जिसको हम शॉकिंग मशीन कहते हैं या डिफिब्रिलेटर कहते हैं। तो अगर मॉनिटर है, डिफिब्रिलेटर है, ईसीजी की सुविधा है,
तो ये चीज तो हमको पहले से पता करके रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह आपके नजदीक है जो सबसे नजदीक हो। आपको बहुत दूर मत जाओ, आप अपने घर के नजदीक ही अस्पताल जाओ। आपको अपने दोस्त के घर जाने की, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। जो नजदीक है वही आपके लिए सबसे अच्छा है। सर एक सवाल अक्सर ये मतलब कि कुछ नर्सिंग होम बेचारे आम लोगों से पूछते हैं कि उनका जो पेशेंट है वो अंदर एडमिट है आईसीयू में तो बाहर आके एक डॉक्टर साहब या नर्स आके पूछती है कि भैया इनकी जान बचाना अब जरूरी हो गया है और ये अटैक जो था वो अभी उस पर भी आएंगे सर, मैसिव अटैक दिखा है। तो वो पूछते हैं कि इनको कौन सा इंजेक्शन लगाएं हम, आप बताइए, 5,000 वाला, 8,000 वाला, 40,000 वाला। तो सर क्या इस टाइप के कोई इंजेक्शन होते हैं? अगर हाँ, तो होते ये हैं तो बात सर सही है एक आम। दोस्तों कि अलग हम्म, अलग 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 कंपनीज के और अलग अलग केमिकल्स के इंजेक्शन अलग अलग आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हृदयघात का पेशेंट शुरू के 3 या 4 घंटे में पहुंच जाए किसी एक जगह पे जहां पे उसको हार्ट अटैक हुआ है और तुरंत निर्णय लेना बड़ा आवश्यक है, तो अगर आप वो 3,000 रुपए का इंजेक्शन तुरंत निर्णय लेके लगा लेते हो वो बहुत अच्छा है, बजाय कि आपने आधा घंटा इसी डिस्कशन में निकाल दिया कि महंगा लगाऊं कि सस्ता लगाऊं, और आधे एक घंटे बाद आप महंगा भी लगा लोगे ना, उससे कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर यह है कि आप डॉक्टर से बोलो कि डॉक्टर आप 3,000 रुपए वाला इंजेक्शन लगा लो, लेकिन तुरंत लगाओ, ताकि आपके मन में संदेह ही नहीं रहे कि आपको क्या करना है। क्योंकि वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, और कीमत का डिफरेंस बहुत है, और संभावना यह है कि इतना कीमत का डिफरेंस है कि एक सामान्य आदमी भी उसमें 15 मिनट से लेकर आधा घंटा जरूर हमारे अस्पताल में भी इतना डिस्कशन हो जाता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमको ये ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए मरीज को, और तुरंत जो उपलब्ध है तुरंत आप लगाइए, और उससे मरीज का मैक्सिमम बेनिफिट होता है। सर एक चीज आती है आम भाषा में, आम लोगों से डॉक्टर बोलता है कि इनको बहुत ही मैसिव अटैक आया है, मेजर अटैक आया है, और एक को कहा कि इसको इनको बस माइनर अटैक था, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो सर मैसिव और माइनर इसमें कैसे फर्क करें ये एक भी आम बहुत व्यक्ति? अच्छा प्रश्न है। दो तीन तरीके हैं। एक तो यह है कि मरीज का उस वक्त जनरल कंडीशन कैसा है। तो अगर मरीज का ब्लड प्रेशर 100 से अधिक है और उसकी हार्ट बीट 100 से कम है, उसका ऑक्सीजन लेवल 95 से ज्यादा है, तो ये तीन चीजें हैं दोस्तों। ऑक्सीजन लेवल 95 से अधिक हो, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज्यादा हो, और धड़कन 100 से कम हो, इसका मतलब ये बहुत बड़ा खतरनाक वाला शायद अटैक नहीं है, शायद ये मरीज की स्थिति इस वक्त ठीक है। इसके अलावा ईसीजी से पता पड़ता है कि कितने सारे चेंजेस ईसीजी में आए, और आखिरी में इको से पता पड़ता है कि हार्ट की पंपिंग 40% से कम है तो उसको मैसिव अटैक कहते हैं, और 40% या उससे अधिक है तो उसको कहते हैं कि शायद ये बहुत बड़ा अटैक नहीं है। सर एक मुझे जानना था कि एक सामान्य व्यक्ति, जैसे अभी आपने बताया कि वो 40, वो तो सर शायद हो चुका है, हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन बाद में आया, आप आंसर पहले दे चुके हैं कि वो कैसे पता करे कि उसका हार्ट स्वस्थ है या नहीं है। तो वो एक तो 40 मिनट वाला हो गया सर, और भी कोई ऐसे उपाय हैं जिससे एक आम आम व्यक्ति जान सके कि उसका हृदय स्वस्थ है या अस्वस्थ है, या अभी उसे कुछ इलाज की जरूरत है? चलें और देखें, वॉक एंड वॉच, बस यही पकड़ लीजिए आप। सर ये वाला जो आपका वाट चले वो देखे वाला, सर मेरे हिसाब से इसको वायरल होना चाहिए इस इमेज को। और वो एक बिल्कुल पॉजिटिव इमेज है, उसमें जो निगेटिव वाला फैक्टर है वो एक छोटा सा है, जो पॉजिटिव वाला वो ज्यादा है, जबकि होता है और अक्सर की और हमारे आपको मेडिकल। ये उत्सुकता होनी चाहिए दोस्तों। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन अगला ये वाला था कि जैसे आपका जो एक मैं जैसे शुरू में कहा था कि आपका हृदय बड़ा कोमल है और मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो एक तो ये फाइट हम लोग की चलती रहती है, आयुर्वेद वाली, होम्योपैथी वाली और एलोपैथी वाली। लेकिन सर आपके नजरिए से क्या आयुर्वेद लोगों की जान बचाने में कुछ योगदान दे सकता है, हृदय रोग की जान बचाने में? क्योंकि सर अरे जो जो एलोपैथी है बहुत उस। बहुत 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 ज्यादा। आप ये देखो कि कई बार मुझे अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखना पड़ता है डॉक्टर अबरार कि ये नकली गोलियां इधर लिखी हैं और असली गोलियां यहाँ लिखी हैं। और नकली गोलियां वो हैं जो आप बाजार से खरीद लोगे, और असली गोलियां ये हैं जो आप खरीद नहीं पाओगे, लेकिन सुधार वहीं पर है। तो वो है सुधार की बात। और आयुर्वेदा में सबसे बड़ी बात यह है कि सुधार की बात ज्यादा करी जाती है। इसलिए हमने अपनी पुस्तक में भी ये जिक्र किया है कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर काम करें। तो यस सर। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक न्यू मैक्सिको हॉस्पिटल के अंदर अमेरिका में कुछ 4-5 साल पहले एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने 5 चीजें ली। देखिए, उन्होंने आयुर्वेदा से संबंधित 5 चीजें ली। उसमें उन्होंने डाइट प्लान, मेडिटेशन, प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, और कुछ हर्बल
प्रोडक्ट्स, इन 5 चीजों का उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने पाया कि जो हार्ट से संबंधित जो खून की नलियों के जो फंक्शंस थे वो काफी बेहतर हुए। ये स्टडी कुछ 4-5 साल पहले अमेरिका में हुई है, जिसका डेटा मेरे पास है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग आयुर्वेदा की मदद लेकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इन गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं और बहुत सारी दूसरी दवाइयों का उपयोग हम घटा भी सकते हैं जब आप, तो इसलिए इसको मैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट की संज्ञा देना चाहता हूं और हम सब लोग कर ही रहे होते हैं। आप देखिए तो सही, अभी कोरोना हो या सामान्य कोई भी बीमारी हो तो आप देखिए कि घरों के अंदर हर व्यक्ति अपने दिमाग से अपने कुछ पुरानी जानकारियों से कर रहा होता है, लेकिन वो उतनी साइंटिफिक नहीं है क्योंकि आपने उसको ठीक से समझा भी नहीं है, ना आपको प्रॉपर डोज पता है, ना आपको सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आप कर रहे हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि क्यों ना बेहतर ये होगा कि हम दादी नानी के नुस्खों को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और अधूरा फॉलो कर रहे हैं, उससे बेहतर हम किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाके उन्हीं चीजों को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। सर एक क्वेश्चन और था कि विलियम जेम्स भी कहते हैं कि आप इस पे बहुत बहुत सारी बहस कर सकते हो, ईश्वर है या नहीं है, देवदूत है या नहीं है, स्वर्ग है या नर्क है, क्या है। तो एक डॉक्टर के नजरिए से आपको क्या लगता है, किस व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है या किसको स्वस्थ करना ज्यादा आसान होता है, एक नास्तिक को या एक आस्तिक को? एक एक सर मतलब एक हम बस जान बचाने के हिसाब से बता रहे हैं, हमें कोई क्रांति नहीं करना है। तो तो सर आपको आपको हम क्या बताएं लगता ये है? चीज अगेन, इसके ऊपर भी बहुत स्टडीज हुई हैं। आप ये देखो, इस विश्वास वाले फैक्टर पे इतनी स्टडीज हैं कि हमारे को पूरा दिन निकल जाए डिस्कस करने में, कि जो फेथ होता है वो आपकी आयु बढ़ाता है। तो इसमें बहुत सारे देशों में, खासतौर से जापान में बहुत स्टडी हुई कि वो कौन से लोग थे जो 100 साल तक जी पाए और उनमें वो कौन सी 5 या 6 क्वालिटीज थी जिनकी वजह से वो 100 साल जी पाए। तो सिंपल लिविंग, सोशल कॉन्टेक्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, डाइट और किसी चीज में रेगुलर फेथ, ये चीजें जो हैं, ये चीजें निरंतर रूप से आपको मदद करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा तो सबसे ये कहना है कि आप ये मान के चलिए कि जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि जीवन अनिश्चितताओं से बंधा हुआ है और आपका बेस्ट डॉक्टर भी हार्ट अटैक से, डॉक्टर मांडके जो बॉम्बे के सबसे बड़े सर्जन थे, जिन्होंने बाल ठाकरे साहब का ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी किया और वो 10,000 से ज्यादा बाईपास ऑपरेशन खुद कर चुके थे, 55 वर्ष की उम्र में उनके हार्ट अटैक से अपने ही दोस्तों के बीच में उनके देहांत हो गया था 55 ईयर्स की एज में। अब आप बताइए, जो आप कोकिला अस्पताल जानते हैं, जिसे धीरू भाई अंबानी कोकिला अस्पताल, वो उन्हीं के मेमोरी में उनकी वाइफ ने वो जो उनका अस्पताल उन्हीं की मेमोरी में बना है। तो आप ये देखिए कि इस तरह की चीजें तो होनी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास होना चाहिए कि शरीर तो देखो, आजकल मैं अपने मरीजों को एक और चीज कहता हूँ और वो ये भी कहता हूँ कि अपनी बीमारी को स्वीकार भी करिए, उसको दूर करने का प्रयास करें, उससे बचने का प्रयास करें, उसका इलाज करने का भी प्रयास करें। फिर भी एक बात मान लें कि कुछ भी आप कर लोगे 200 साल तक नहीं जियोगे बंधु। ये शरीर नश्वर है और ये बाल सफेद हो गए ना, ये जाएगा ही, ये चश्मा लग गया ना, ये लगेगा ही, और ये शरीर नश्वर है, जाएगा ही। और इसलिए सेरेनिटी प्रेयर है डॉक्टर अब्रार, जो मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ। सेरेनिटी प्रेयर मतलब यह है कि हे ईश्वर, मुझे तुम इतनी शक्ति दो कि जिन चीजों को बदल सकना है मैं बदलूं, और उतनी सहन शक्ति भी दो कि जिन्हें नहीं बदल सकता उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लूं, और मुझे इतनी बुद्धि दो कि यह तय कर सकूं कि किन चीजों को बदलना है और किन चीजों को सहर्ष स्वीकार कर लेना है। तो ये बहुत सेरेनिटी प्रेयर दोस्तों हमको सबको स्वीकार करना है। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हम सब मिलके थोड़ी थोड़ी चीजों का ध्यान रखें, अपने शरीर का जितना सेहत का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पकड़ के मत बैठो, बहुत ज्यादा इसके ऊपर ज्यादा लूपापोती मत करो, बहुत ज्यादा 200 साल जीने का प्रयास मत करो, नहीं होगा वो। सर एक आखिरी सवाल अब हमारा ये है चलते चलते कि सर वो क्या प्रिकॉशंस एक आम आदमी रखे अपने अपने आप को हार्ट अटैक से बचाने के लिए या दूसरे वेरियस जो हृदय रोग हैं उनसे बचाने के लिए। तो एक छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी जो आपने अपनी किताब में भी लिखी है,
वो प्रिकॉशंस बताइए और फिर देखिए हम ये आपसे बात, विदा ये लेंगे। प्रश्न अच्छा है। मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, अंग्रेजी का ये शब्द MADE, हैव आई मेड माई डे। रात को सोने से पहले अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मैंने अपना दिन सफल बनाया? हैव आई मेड माई डे, ये अंग्रेजी का शब्द हो सकता है आपके एक बहुत ही सुरक्षित और स्वस्थ दिल के लिए एक मंत्र। MADE, एम से तात्पर्य मेंटल रिलैक्सेशन। सबसे पहले तो वही है, दिन में ठाका लाकर 8-10 बार हंसें, गुस्सा ना करें छोटी छोटी बातों पर, कुछ शौक रखें, मेडिटेशन करें और अपने साथ के ऐसा माहौल बना के रखें जो पॉजिटिविटी से बढ़ाओ। ज्यादा बुराइयां मत करें लोगों की। दैट इज एम। ए इज अवॉइड एडिक्शंस, किसी भी तरह का एडिक्शन से बचें, वो शराब का हो कि धूम्रपान का हो कि मोबाइल का हो कि मीठे खाने का हो। तीसरा है डी, डाइट, MADE, तो जीने के लिए खा रहा हूं कि खाने के लिए जी रहा हूं, ये सोचें। और दोस्तों डाइट में सबसे, आप इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हो, गार्लिक, जिंजर, एप्पल जूस, ये सब छोड़ो, ये सब आधे आधे ग्राम की बातें। 5 किलो की बात यह है कि शाम का खाना 6:30 बजे, ठीक है, और मीठे से तौबा करें और घर का बना खाएं। और जब मैं आपसे कहता हूं घर का बना खाएं, तो ये बात मत भूलें कि ब्रेड घर पे नहीं बनी थी, बिस्किट घर पे नहीं बना था, सेव नमकीन जो भर भर के रखी है आपने अपने घरों में, वो घर पे नहीं बनी थी, मिठाइयों के डिब्बे जो रोज खुल जाते हैं वो घर के नहीं है। तो ये मत बोलो मैं घर का ही खाता हूँ। बाहर की इतनी सारी चीजें घर पे लाके खाते हो, वो घर का नहीं है। तो हर चीज को खाने से पहले सोचें कि ये घर का बना है क्या। MAD, और आखिरी में E इज एक्सरसाइज। 50 मिनट से 60 मिनट नियमित पहले थोड़ा स्ट्रेच करें, योगा करें, और फिर आप कुछ एरोबिक्स करें। जैसे मैंने बताया कि 3 किलोमीटर 40 मिनट में चलें, हफ्ते में 1 या 2 बार जो यंग लोग हैं वो दौड़ें, प्राणायाम करें करीब करीब रोज। तो ये चीजें हैं MADE, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, अच्छी नींद का ध्यान रखें और अच्छे मन का ध्यान रखें। शाम को सोने से पहले 1 आधे घंटे पहले मोबाइल को दूर रखें, पुस्तक पढ़ के सोएं, पुस्तक पढ़ के सोने की आदत डालें और प्रार्थना करके सोने की आदत डालें। मुझे लगता है कि अगर आप दिन में 1 या 2 बार 3 बार प्रार्थना करें, सुबह उठ के प्रार्थना करें, सबका भला हो ये मन में विचार करें, और बुराइयां ना करें, बुरे बुरे मैसेजेस एक दूसरे को ब्लाइंडली फॉरवर्ड ना करें, दिल दुखाने वाली बात ना करें, और सिर्फ ये चीज सोचें कि जो मैसेज मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये बच्चे, मेरे खुद के बच्चे पढ़ेंगे, मेरे घर वाले पढ़ेंगे, तो क्या उनका ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाएगा या खराब हो जाएगा? तो ऐसी बातें क्यों फैलाते हो दोस्तों? तो मुझे लगता है इन चीजों का ध्यान रखें तो शायद हम मस्ती में रह पाए और सर आपका दिल भी खुश रहेगा। सर एक सवाल ये कि आप जैसे पापा की अभी किताब आई है कविता की, तो सर एक कविता की किताब हम लोग आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, और सर एक हार्ट के ऊपर एक आपने बहुत अच्छी किताब लिखी थी अपने पेशेंट के लिए, तो सर एक थोड़ी सी मोटी किताब हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप जरूर जल्दी जल्दी लिखे, थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि सर ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को सोसाइटी के आगे आना चाहिए, क्योंकि सर आपके थ्रू लाखों करोड़ों लोग की मदद हो सकती है और इन्फिनिट टाइम तक हो सकती है अगर किताब लिखेंगे। तो हमारी सर आपसे एक ये गुजारिश है कि आप जरूर 2 किताब लिखें, एक कविता की और एक सर हार्ट के ऊपर, क्योंकि लाइफ स्टाइल से रिलेटेड भी आप लाइफ स्टाइल गाइड भी है, तो सर ये किताब भी 2 आना चाहिए हम लोगों के लिए, आम लोगों के, क्योंकि सर मैंने भी आज आपसे 2-4 बातें जो मुझे पता नहीं थी वो भी मैंने सीखी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जानना चाहते हो, ज्ञान सर हमारी सब बहुत सारी परेशानी मुसीबतों को दूर कर सकता है, और अज्ञानता बहुत सारी मुसीबतों को बढ़ा सकती है। तो सर ये 2 रिक्वेस्ट है, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम को आज शुरुआत देने के लिए। और मैं समझता हूँ सर कि ये हमारा जो प्रोग्राम है कहीं जान बचाएगा, कहीं ना भी बचे, एक भी बच गई तो हमारे प्रोग्राम करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा डॉक्टर जो। अबरार, आप खुद एक बहुत आकर्षक और हंसमुख व्यक्ति हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आपको, बहुत थैंक यू थैंक आशीर्वाद। यू